नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, उसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो मैंने आपको सुरक्षा परिषद के जो संगठन तथा उसकी जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं थी उसके बारे में विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख कार्य हैं उनकी हम विवेचना करेंगे, अर्थात सुरक्षा परिषद की जो मुख्य काम कौन कौन से हैं और वो उन कार्यों को किस प्रकार से करती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना, अर्थात विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य कार्य जो है वो सुरक्षा परिषद का है। और इसीलिए विद्वानों ने इसको दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा भी दी है। इसी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है विश्व शांति व्यवस्था बनाए रखना। विश्व शांति एवं सुरक्षा, विश्व शांति एवं सुरक्षा इसका मुख्य कार्य है। कई बार पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य जो है वो है विश्व शांति एवं सुरक्षा कायम करना है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने का जो कार्य है वो है सुरक्षा परिषद का। इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा भी कहा गया है, अर्थात दुनिया का रक्षा कवच जो है वो यही है। तो इसी प्रकार से हम इसके जो प्रमुख कार्य हैं उसका हम विस्तार से विवेचन इस प्रकार से करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके जो प्रमुख कार्य हैं, प्रमुख कार्य, जो सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना या स्थापित करना। तो दोस्तों, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो सुरक्षा परिषद का ही है। जब विभिन्न राज्यों के मध्य युद्ध का माहौल हो जाए या अशांति का माहौल हो जाए तो ऐसी स्थिति में उन दोनों राज्यों के मध्य शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सुरक्षा परिषद ही करती है। क्योंकि आपको पता है कि विश्व में जो अनेक देश हैं उसमें आए दिन चुटमुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसमें वैश्विक स्तर पर जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य होता है वो सुरक्षा परिषद का ही होता है। तो इसी प्रकार से इसका सबसे पहला प्रमुख जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना है। तो इसी के बाद में हम दूसरे इसकी जो प्रमुख कार्य हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। इसका जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है महासचिव का चयन करना। दूसरा प्रमुख कार्य है महासचिव का चयन करना, महासचिव का चयन करना। ये जो महासचिव होता है वो एक यूएनओ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। यूएनओ का प्रशासनिक अधिकारी, यूएनओ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज वर्तमान में जो महासचिव है, यूएनओ का जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस क्या है? महासचिव हैं। अब ये जो महासचिव हैं, अर्थात महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद किस प्रकार से करती है? महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर के करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महासभा के साथ किस प्रकार से मिलकर के करती हैं। महासभा का 2/3 बहुमत वह सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य और उस 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी
सदस्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है, का समर्थन होना आवश्यक है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि महासचिव का चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, महासभा के द्वारा अर्थात महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के क्या करते हैं, महासचिव का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से इसका दूसरा प्रमुख कार्य हो गया महासचिव का चयन करना, जो यूएनओ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसी के बाद में हम इसकी जो अगला जो प्रमुख कार्य है उस कार्य की हम चर्चा करते हैं, और वो अगला प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये काम भी जो है वो महासभा के साथ ही करती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो महत्वपूर्ण विषय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, महत्वपूर्ण विषय है। महासचिव का चयन करना महत्वपूर्ण विषय है। नए सदस्य राष्ट्रों को प्रवेश जो है वो महत्वपूर्ण विषय हैं। ये सभी काम सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के महासभा करती है। तो इसी प्रकार से ये काम भी किसका है, सुरक्षा परिषद का है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो महासभा अपने 2/3 बहुमत से तथा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों और 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों के समर्थन के साथ में क्या किया जाता है, महासचिव व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीसरा प्रमुख जो कार्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अब हम बात करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं चौथा, यूएनओ में नए सदस्य राष्ट्रों का चयन करना। नए सदस्य राष्ट्रों का चयन करना जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। यूएनओ में नए सदस्य राष्ट्रों का चयन भी सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के महासभा करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर 2, 3 और 4 जो बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु का जो प्रमुख कार्य है वो सुरक्षा परिषद के साथ महासभा क्या करती है, इसका चयन करती है। तो ये इसके क्या है, प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, व यूएनओ में नए सदस्य राष्ट्रों का चयन करना, वो काम महासभा अपने 2/3 बहुमत से तथा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों और 9 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों के समर्थन के साथ में क्या करती है, ये कार्य अपना पूरा करती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रमुख कार्य। इसका जो अगला प्रमुख कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अगला प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जब खतरा उत्पन्न होने पर कूटनीतिक, आर्थिक व सैनिक कार्रवाई कर सकती है। आर्थिक व सैनिक कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब किसी राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर जब हमला कर दिया जाता है और ऐसा महसूस हो रहा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही अशांति का माहौल बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद को ऐसा लग रहा हो कि अब विश्व शांति के लिए क्या उत्पन्न हो गया है, खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद दोषी राष्ट्र के विरुद्ध कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्यवाही क्या कर सकती है,
उसके ऊपर लागू कर सकती हैं। तो ये इसके प्रमुख कार्य थे। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख कार्य हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वो सैनिक कार्यवाही कैसे कर सकती है, वो सैनिक कार्यवाही कैसे कर सकती है। इसी अगले बिंदु को हम सैनिक कार्यवाही के रूप में इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सैनिक कार्यवाही सुरक्षा परिषद अपने निम्न 4 तरीकों के माध्यम से करती है। अपने 4 तरीकों का प्रयोग करते हुए क्या कर सकती है, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकती हैं, जिसको हम इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि वो सैनिक कार्यवाही किस प्रकार से करती है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम सुरक्षा परिषद के द्वारा जो सैनिक कार्यवाही की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है उसका विवेचन प्रस्तुत करते हैं। अब है सुरक्षा परिषद के द्वारा सैनिक कार्यवाही। सुरक्षा परिषद के द्वारा सैनिक कार्यवाही, सुरक्षा परिषद के द्वारा सैनिक कार्यवाही करने के लिए सुरक्षा परिषद 4 तरीकों का प्रयोग कर सकती हैं। सुरक्षा परिषद 4 तरीकों का प्रयोग कर सकती हैं। तो अगला जो बिंदु है, मुख्य जो कार्य हैं वह है सैनिक कार्यवाही। सैनिक कार्यवाही अर्थात सुरक्षा परिषद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है, जिसके लिए 4 तरीके अपनाती हैं, 4 तरीकों का प्रयोग करती है, 4 तरीकों को अपनाती हैं। अब ये 4 तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है, जैसे कि आपने प्राचीन जो राजनीति है उसमें भी सुना होगा, साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, शांति व्यवस्था कायम करते हैं। तो उसी से मिलते जुलते सुरक्षा परिषद के जो 4 तरीके हैं वो इस प्रकार से हैं। तो पहला जो इसका जो कार्य है वो है आपसी वार्ता। आपसी वार्ता या पत्र व्यवहार के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से वो क्या करती है, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का पहला तरीका अपनाती है। यहाँ पे यूँ भी हो सकता है कि सुरक्षा परिषद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन कौन से 4 तरीके अपनाती हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के जो 4 तरीके हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें है कि वो आपसी वार्ता या पत्र व्यवहार के माध्यम से क्या करती है, इन दोनों राष्ट्रों को जो है वो क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करती है। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका इसके बाद में, जैसे मान लीजिए कि दोनों राष्ट्रों के मध्य जब आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के माध्यम से समझौता नहीं हो पाता है, अर्थात शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है, तब जाकर के वो क्या करती है, अपना दूसरा प्रयोग करती है, अर्थात दूसरा तरीका अपनाती है। तो दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका है पंचों, मध्यस्थों व न्यायालय की सहायता से सुझाव प्रस्तुत करती है, सुझाव प्रस्तुत करती है। अर्थात जब उन दोनों के बीच में आपसी वार्ता या पत्र व्यवहार के माध्यम से जब शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद अपना दूसरा तरीका पंचों और मध्यस्थों तथा न्यायालय की सहायता से क्या करती है, उनके मध्य सुझाव प्रस्तुत करती है, भाई क्या की जाए, शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। तो ये था दूसरा तरीका, यानी कि मध्यस्थता करवाती है, यानी कि क्या करवाती है, पंचों इनके माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से इन दोनों के मध्य मध्यस्थता करवाती है। तो ये इसका दूसरा तरीका हुआ। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जब बात मध्यस्थता से भी नहीं बन पाती है,
अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति व्यवस्था का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर सुरक्षा परिषद अपना तीसरा प्रयोग करती है। और वो तीसरा प्रयोग है कि दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध ये आर्थिक प्रतिबंध जो है, यानी कि जो आर्थिक सजा का जो प्रावधान है वो लगाया जाता है किसके ऊपर? दोषी राष्ट्र के विरुद्ध। दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है। और आर्थिक प्रतिबंध यानी कि आर्थिक दंड लगा करके उसके ऊपर क्या किया जाता है? उसमें शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद के द्वारा ये प्रमुख रूप से आपसी वार्ता या पत्र व्यवहार, पंच, मध्यस्थों, न्यायालय की सहायता का सुझाव और आर्थिक प्रतिबंध दोषी के विरुद्ध लगा करके भी क्या कर सकती है? शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के प्रयोग करने के बाद, इन तीनों का प्रयोग या इन तीनों तरीकों को अपनाने के बाद में विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है, तो अंतिम जो इसका हथियार है, अंतिम जो तरीका है वो है सैनिक कार्यवाही। सैनिक कार्यवाही दोषी राष्ट्र के ऊपर क्या करती है? सैनिक कार्यवाही करती है। दोषी राष्ट्र के ऊपर सैनिक कार्यवाही करती है। और इसी सैनिक कार्यवाही के आधार पर वो क्या करती है? दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करके और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्यवाही भी की है। जब आवश्यकता पड़ी है तो ऐसी स्थिति में सैनिक कार्यवाही भी की है। जैसा कि 1990-91 में खाड़ी संकट के समय भी क्या की है? सैनिक कार्यवाही की है। 1990-91 में खाड़ी संकट के समय सैनिक कार्यवाही की है। और 1992 में लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि जो सुरक्षा परिषद के द्वारा जो सैनिक कार्यवाही जो करने के लिए जो 4 तरीके अपनाए जाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसके बाद में हम इसका जो अगला प्रमुख कार्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसका जो अगला प्रमुख जो कार्य है वो है वीटो या निषेधाधिकार। वीटो के माध्यम से सुरक्षा परिषद अपना किस प्रकार से कार्य संचालन करती है और वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और कौन से विषय पर वीटो का प्रयोग किया गया था। वीटो या निषेधाधिकार। वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग सबसे पहले सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 4 फरवरी 1945 को सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। और
जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में मित्र राष्ट्रों के जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य आपसी मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे और दूसरा नया दौर शुरू हो रहा था, जो शीत युद्ध का दौर चला था। तो ऐसी स्थिति में उस शीत युद्ध के दौर में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके मध्य आपसी मनमुटाव बढ़ते ही जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब ये अशांति का माहौल बढ़ता ही जा रहा था तो सोवियत संघ के द्वारा सबसे ज़्यादा बार बार इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वीटो का प्रयोग, वीटो की जो प्रयोग करने की जो सहमति या प्रस्ताव जो सबसे पहले लेके आए थे वो कौन थे? रूजवेल्ट थे, जो याल्टा सम्मेलन के दौरान सर्वप्रथम प्रस्ताव रूजवेल्ट के द्वारा याल्टा सम्मेलन में रखा गया था। याल्टा सम्मेलन में रखा गया था, जिसका समर्थन स्टालिन व चर्चिल ने किया था। किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीटो का जो अधिकार है वो इस याल्टा सम्मेलन के माध्यम से रूजवेल्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया गया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो वीटो का प्रयोग सबसे पहले कब और किस विषय पर किया गया था और किसने किया था, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। आपको पता है कि वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वीटो से तात्पर्य होता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा मना कर देना वीटो कहलाता है या निषेधाधिकार कहलाता है। तो इसको ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका बनता है कि वीटो से आप क्या समझते हैं। तो वीटो से हम यह समझते हैं कि सुरक्षा परिषद के द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर मना कर देना क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। तो इसका प्रयोग करने से इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। तो हम इसकी चर्चा करते हैं कि सोवियत संघ के द्वारा सबसे पहले कब और किस विषय पर किया गया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 16 फरवरी 1946 को किया गया था। इसका प्रयोग 16 फरवरी 1946 को किया गया था। जो प्रयोग करने वाला था सोवियत संघ, जो बाद में रूस का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये कौन से विषय पर इसका प्रयोग किया गया था। तो वो विषय था जो मैं एक आपको छोटे से डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ। लेबनान व सीरिया पर ब्रिटिश व फ्रांसीसी सेनाएं तैनात कर दी गई। लेबनान व सीरिया पर ब्रिटिश व फ्रांसीसी क्या कर दी गई? सेनाएं तैनात कर दी गई थी। अब विषय ये था कि अमेरिका का प्रस्ताव था कि लेबनान में सीरिया पर जो तैनात की गई सेनाएं हैं उसको शीघ्र न हटाई जाएं। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाएं और सेनाएं शीघ्र न हटाई जाएं। और सोवियत संघ का जो प्रस्ताव था वो था कि लेबनान व सीरिया पर जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं हैं वो क्या कर ली जाए? तुरंत हटा ली जाए।
क्यों? क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो हैं वो किसके मित्र हैं, किसके पक्ष में हैं? अमेरिका के पक्ष में। और ये लेबनान और जो सीरिया है वो सोवियत संघ के पक्ष में हैं, सोवियत संघ के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार से सोवियत संघ के पक्ष में होने के कारण सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा, बोले कि ये जो सेना है वो तुरंत हटा ली जाए। इसके लिए इस प्रकार से दोनों के मध्य ये विवाद बढ़ रहा था। तो अमेरिका के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, बोले कि ये सेनाएं तुरंत नहीं हटाई जाए। तो इसी के माध्यम से सबसे पहले इसके पास में, सोवियत संघ के पास में कोई हथियार नहीं था, केवल वीटो के अलावा। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि 16 फरवरी 1946 को अपने वीटो के माध्यम से, अपने वीटो के द्वारा क्या कर दिया गया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो के माध्यम से समाप्त कर दिया। इसी के साथ सोवियत संघ के द्वारा 16 फरवरी 1946 को पहली बार वीटो का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा प्रस्तुत वीटो का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने और कौन से विषय पर किया था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसके प्रमुख महत्व के जो 2-4 बिंदु हैं उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसका क्या महत्व है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित विचार रखे हैं। महत्व को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित विचार रखे हैं, जिसको हम इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे है कि महत्व में सबसे पहले प्रमुख जो विद्वान है वो है पामर व परकिंस ने कहा है। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। वैसे आपको पता है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो पामर और परकिंस ने कहा है कि सुरक्षा परिषद यूएनओ की कुंजी है। सुरक्षा परिषद यूएनओ की कुंजी है। सुरक्षा परिषद यूएनओ की क्या है, कुंजी है। अब इसकी महत्व को स्पष्ट करने के लिए A.H. डॉक्टर ने कहा है कि यूएनओ, दूसरा है A.H. डॉक्टर ने कहा है कि सुरक्षा परिषद यूएनओ की प्रवर्तन भुजा है। प्रवर्तन का मतलब है कि कार्य करने वाली भुजा है, प्रवर्तन भुजा है। सुरक्षा परिषद यूएनओ की क्या है, प्रवर्तन भुजा है, अर्थात कार्य को संचालित करने वाली भुजा है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो डेविड कुशमैन है। अगला जो विद्वान है वह है डेविड कुशमैन ने इसको सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है।
दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा दी है, पुलिसमैन की संज्ञा दी है। दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा किसने दी है? डेविड कुशमैन ने दिया था। तो दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा सुरक्षा परिषद को क्या दी है? डेविड कुशमैन ने संज्ञा दी है। तो इसी प्रकार से ये जो विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत जो विचार रखे गए हैं वो उसके महत्व को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सिगरिक अर्ने ने सिगरिक अर्ने ने दुनिया का बिजली घर बताया है, दुनिया का बिजली घर बताया है। तो दोस्तों दुनिया का बिजली घर सिगरिक अर्ने ने बताया है, जो इसके महत्व को क्या करता है? स्पष्ट करता है। तो इसी प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सुरक्षा परिषद के प्रमुख जो कार्य थे और उस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो थे सैनिक कार्यवाही तथा उसका वीटो प्रयोग। फिर उसके बाद में इसके जो महत्व की जो हमने क्या किया है? विस्तार से चर्चा की है। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा प्रस्तुत जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। धन्यवाद।